हेलो बाबू। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं बहुत दिनों के बाद। प्रक्षेप की गति। बहुत दिनों के बाद का ये मतलब ये नहीं है कि क्लास में वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है। दरअसल हम कुछ अलग सरप्राइज आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं। वो सरप्राइज आपको मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन तो हमेशा आजकल ज़्यादा दूर नहीं रहा है। इन्फॉर्मेशन तो इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिल जाएगा कि वो कौन सा सरप्राइज है। बट उससे पहले जो चीज़ अभी सामने में है उस पर बात कर लिया जाए। सरप्राइज वगैरह की बातें होती रहेंगी बाद में। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप की गति, ये टॉपिक हम लोगों का क्लास 11 के टॉपिक से ही है। ये हम लोग क्लास 11th के टॉपिक से ही है। कुछ बच्चे लोगों का हमको एप्लीकेशन पर मैसेज भी आया हुआ है कि सर इस टॉपिक को दोबारा से समझा दें। तो बाबू क्लास तो काफ़ी आगे बढ़ चुका है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई हो चुकी है, ये चैप्टर भी अब क्लोज हो चुका है। बट अगर ये टॉपिक आपका दोबारा से पूछा गया है तो ठीक है, हम लोगों के पास संसाधन है तो हम आपके लिए वीडियो तैयार कर दिया है। और वीडियो तैयार है तो हम आपको ये अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आपसे भी एक गुजारिश रहेगा कि आप इसकी तैयारी करें। चलो, तो देखो कैसे अप्रोच किया जाता है, चीज़ों को कैसे समझा जाता है। 11th वगैरह में बाबू आप आ चुके हो, 5 महीने के बाद आप क्लास 12th में होगे। और 11th और 12th की तैयारी सिर्फ बैग टांग करके नहीं की जाती। ये पूर्ण समर्पण मांगता है, टोटल डेडिकेशन मांगता है। 9-10 की जैसे पढ़ाई हुई, ये पढ़ाई बिल्कुल वैसे नहीं होती बाबू कि जो किताब है चारों किताबें लेकर बैठ गए और उन किताबों में बस थोड़ा सा रीड कर लिया और मामला हो गया। नहीं, बहुत गहराई है। गहराई पर बात समझते हैं थोड़ा सा पहले। प्रक्षेप की गति जो टॉपिक है वो 2 डायमेंशन से समझ में आएगी। बट पहले हम 1 डायमेंशन समझते हैं। जब हम क्षैतिज रेखा में चलते हैं बिल्कुल इस तरीके से, ऐसे गतिशील होते हैं, तो हम मेरी ये वाली जो गति है ना, ये गति कहलाती है प्रक्षेप की गति। नहीं, ये वाली जो गति है, ये मेरी जो सरल रेखा में गति है, इसको क्षैतिज गति बोला जाता है। जो सीधी रेखा में गति है मेरी। बोला ठीक सर, बहुत अच्छा, कोई भारी बात नहीं। अगर इस रेखा में गति के साथ साथ सेकंड डायमेंशन में भी मेरी गतियां शुरू हो जाए, दैट इज वाई एक्सिस गति मेरी शुरू हो जाए, एक्स के साथ साथ, एक्स के साथ साथ गति मेरी शुरू हो जाए वाई की, तो ये 2 डायमेंशन होती है। और प्रक्षेप की जो गति होती है बाबू, वो 2 डायमेंशन ही है। साइकिल लेकर हम रोड पर चलाते हैं तो ये क्षैतिज रेखा में जो मेरी गति है ये 1 डायमेंशन होती है, समझ गए। और समतल पर अगर एक्स के साथ साथ वाई भी जा रहा हो तो ये हो जाता है 2 डायमेंशन। अब आप एक ढेला लिए, पत्थर लिए और उस पत्थर को इस तरीके से फेंक दिए आकाश की ओर। जब आकाश की ओर आप फेंकोगे वो पत्थर कुछ ऊंचाई तक जाएगा और जाने के बाद एक सर्टेन हाइट तक जाने के बाद वहां पर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकेगा और रुकने के बाद वापस वो धरती से आकर टकरा जाएगा। जब आप उसको इस तरीके से फेंक रहे थे तो वो क्षैतिजता भी गति किया था। क्षैतिजता मींस वो दूरी भी कवर किया और इस तरीके से फेंकने पर वो कुछ हाइट भी प्राप्त किया। और हाइट का मतलब वाई एक्सिस, तो एक्स एंड वाई दोनों आया। अगर हम किसी कण को इस प्रकार से गति में डालें कि उसका एक्स एक्सिस के साथ साथ वाई का भी फॉर्मेशन हो, वाई भी बदले, तो इसे बोला जाता है बाबू प्रक्षेप की गति। अब इसको किताबी भाषा दें, ऊर्ध्वाधर तल से अगर थीटा कोण पर किसी वस्तु को फेंका जाए। अब बोलोगे सर ये थीटा कोण कहां से आ गया? बाबू जब आप ऐसे फेंक रहे थे तो क्षैतिज के साथ एक एंगल फॉर्म किया। ये देखो हाथ क्षैतिज, ऐसे फेंक, कैसे ऐसे नीचे फेंक दिए, ऐसे फेंके ना, तो जो ये फेंके ये क्षैतिज के साथ एक एंगल बनाया। वो एंगल 60 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे ही बन सकता है ना, 45 डिग्री, 40 डिग्री। तो वो क्षैतिज के साथ एक एंगल बना रहा है। हमको वही ऑब्जर्व करना है कि आखिर ये बोल क्या रहे हैं सर, आप समझाएं इसको सही से। देखिए बाबू समझाते हैं। ये हो गया बाबू कौन सा तल? क्षैतिज तल। ये हो गया सर क्षैतिज तल। सही है। और ये हो गया वो ऊर्ध्वाधर तल जिसको हम वाई एक्सिस भी बोल रहे हैं। हम यहां लिख देते हैं इसको कि सर यही है वो वाई एक्सिस जो कहां चलने के लिए बताएगा,
ये बताए वाई एक्सिस क्या बताएगा, 2 डायमेंशन में चलने के लिए बताएगा। सही है बात यहां तक? अच्छा, अब अगर बाबू हम प्रक्षेपित कर दें, मींस हम किसी वस्तु को फेंके और वो वस्तु कुछ इस प्रकार से गतिशील हुई और वापस, देखो कहां से फेंके, ओ पॉइंट से फेंकते हो और वो वापस आकर के पॉइंट ए से धरती से टकरा जाती है। ध्यान देना होगा, अब वस्तु को फेंकते हो, वस्तु इस पथ पर गई और वापस से धरती पर आकर टकरा गई। तो बाबू जब आप इस वस्तु को फेंके, बात सुनिएगा ध्यान से, जब आप इस वस्तु को फेंके तो वो वस्तु देखो एक एंगल फॉर्म कर, यही फेंकने का तरीका हुआ ना, वस्तु को आप ऐसे देखो, यहां है, वस्तु को आप इस प्रकार से फेंके, ये जो फेंके ये वही लाइन है। फेंकने के बाद वस्तु इस वाले लाइन पर, पथ पर गतिशील हुई, इसलिए हम इसको एक नाम दे दें। क्या हम इसे प्रक्षेप्य पथ बोल सकते हैं बाबू? हाँ सर, एकदम बोल सकते हैं। देखो इसी रास्ते पर वो पिंड जो होगा, वो पिंड इसी रास्ते पर गतिशील हुआ होगा, वो पिंड इसी रास्ते पर होते होते वापस से वो पिंड होते होते नीचे आ गया होगा। शुरुआत में वो पिंड यहां रहा होगा, यहीं से तो फेंका गया, फिर वो पिंड यहां आया होगा। सही, तो वो कोई एंगल के साथ ही तो फेंका गया होगा। मतलब हम वो एंगल सोच करके तो चीज को नहीं फेंकते हैं, लेकिन फिजिक्स की दुनिया में समझने के लिए ये तो कहा जा सकता है कि हम उसे जब फेंके, ये क्षैतिज तल, हम उसे जब फेंके तो क्षैतिज तल के साथ वो कोई ना कोई एंगल तो फॉर्म किया ही। इतना ही आसान फिजिक्स है बाबू। चीजों को बस एकदम प्रैक्टिकली बिलीफ में ले आओ, फिजिक्स आपका तैयार है। ठीक, सुनो ध्यान से बात को। ये डिफिकल्ट है वो इसलिए क्योंकि टॉपिक समझ में ही नहीं आया। सर क्या हो रहा है, सर प्रक्षेप क्या होता है? भाई कोई भी वस्तु को जो हम थ्रो कर रहे हैं, किसी भी वस्तु को हम फेंक रहे हैं, वो प्रोजेक्टाइल ही है, वो प्रक्षेप्य ही है। इतना बात मान लो। 90 डिग्री पे फेंकोगे यानी सीधा, 90 डिग्री का मतलब ये क्षैतिज हुआ, और ऐसे वस्तु को फेंक दो, उछाल दो ऊपर की ओर, तो ये बिल्कुल कैसा गिरेगा बाबू? ये क्षैतिज हो गया और ये सीधा गया, ऐसा 90 डिग्री। कोई एंगल के साथ फेंके तो ऐसा, कोई एंगल के साथ फेंके तो ऐसा। ये जो दिख रहा है आपको, ये बताएगा वेग। वेग क्या है? u। कि मान लिया कि हम किसी वस्तु को किस वेग से फेंके? u वेग से फेंके। यहां देखो u वेग दिए वस्तु को। तो बाबू थोड़ा सोचो और, हाँ अब हम तुमको विवश करते हैं सोचने पर। कैसे? जब हम वस्तु को वेग दिए हैं u, तो वस्तु की दिशा कौन सी दिए थे? तो वस्तु को तो ऐसे जाना चाहिए था, यानी सिर्फ ऊपर की ओर जाना चाहिए था। लेकिन वस्तु दो काम करने लग जाती है। एक, वस्तु ऊपर भी जा रही होती है। दो, वस्तु सामने भी जा रही होती है। वस्तु ऊपर भी जा रही होती है और सामने की दूरी को भी कवर कर रही होती है, यानी दोनों काम वस्तु कर रही होती है। क्या यह बात सही है? हाँ सर सही है। सर फिर भी हमको समझ में नहीं आ रहा, कैसे दो काम वस्तु कर रही है? आप शो कीजिए, हम बोला कर देते हैं। अगर वस्तु यहां पर है सबसे मैक्सिमम हाइट पर, तो वस्तु केवल आगे की ओर बढ़ने का काम कर रही है, ऊपर जाने का काम नहीं करेगी। क्योंकि सर यही तो वस्तु की महत्तम ऊंचाई है, और कोई भी वस्तु जब अपने महत्तम ऊंचाई तक पहुंच जाती है तो फिर वो उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाती। सही। लेकिन अगर वो वस्तु यहां है या यहां है, तो इसका मतलब वो क्षैतिज गति के लिए भी तैयार है, और साथ साथ वो वस्तु क्षैतिज गति के लिए तैयार है, साथ साथ वो वस्तु नीचे की ओर गति के लिए भी तैयार है। सर ये क्या बला हुआ है? समझना पड़ेगा कि जब वस्तु, चलो और समझाते हैं, हटाओ इसको, नहीं समझ में आया, हटाओ इसको। चलो और पीछे से लेकर आते हैं कहानी को। ठीक, तो अभी पहले यह बताओ कि जब वस्तु को हम फेंका है u वेग से, तो वस्तु सिर्फ इसी दिशा में गई है क्या? बोलो, क्या वस्तु सिर्फ ऐसे ही गई है? बाबू ऐसे चली गई वस्तु? नहीं सर, वस्तु ऐसे नहीं गई, वस्तु तो ऐसे हो गई। क्या? तो इसका मतलब सर आपने जो ये पथ बनाया, वस्तु वैसे गतिशील, इस पथ पे गतिशील वस्तु नहीं है सर। तो फिर वस्तु है कहां सर? वस्तु तो ऐसे मुड़ गई,
तो वस्तु एक ही बार में दूरी क्षैतिज भी चल रही है और ऊंचाई भी प्राप्त कर रही है, फिर एक सर्टेन पॉइंट के पर पहुंचने के बाद वापस से नीचे आना शुरू कर दी। ठीक सर, इसी तथ्य को समझने के लिए हम बोला कि अगर वस्तु का ये u इस दिशा में हम प्रक्षेपित किया था थीटा कोण के साथ, क्षैतिज के साथ जो बन रहा है, ये u अपने दो कंपोनेंट की तरह व्यवहार करता है, अपने दो घटक की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार कर रहा होगा? दो घटक के तरह, घटक यानी कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स की तरह व्यवहार कर रहा है। दो कंपोनेंट्स का मतलब दिया गया एक आरंभिक वेग u वस्तु को दो ओर से खींच रहा है, एक सामने ले जाने का काम कर रहा है, एक ऊपर ले जाने का काम कर रहा है ना। तो सामने के लिए भी हमको चाहिए एक आरंभिक वेग और एक आरंभिक वेग ऊपर ले जाने वाला भी चाहिए, जबकि हम तो वस्तु को एक ही आरंभिक वेग दिया था u। कंपोनेंट के टॉपिक को समझने के लिए हम आपको एक लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज उस वीडियो को वहां जाकर विजिट जरूर कीजिए। हम बहुत ही अच्छी तरह से वहां कंपोनेंट को बताए हैं। हम आपको दो वीडियो अवेलेबल करवाएंगे, एक मेरा बहुत पुराना वीडियो होगा जो शायद अच्छी क्वालिटी का ना रहा हो, लेकिन टॉपिक हम बहुत अच्छे समझाएं बाबू उसमें, और एक लेटेस्ट वीडियो होगा 1-2 साल पुराना होगा, बट उसमें भी हम बहुत अच्छे तरीके से वीडियो समझाएं। तो आप प्लीज उस वीडियो को देखें ताकि आपको कंपोनेंट का टॉपिक समझ में आ सके और हमको ज्यादा यहां ना चिल्लाना पड़े। तो ये u अपने दो भाग में बढ़ जाता है क्योंकि ये u दो काम करता है, एक काम क्षैतिजतः आगे ले जाने वाला और एक काम ऊर्ध्वाधरतः ऊपर ले जाने वाला, ये दो काम कर रहा है ना। ये जो u है, ये जो u वेग है, जो u x दिशा में, इसको x बोल रहे हैं, ठीक, x एक्सिस है, ये जो u है x की दिशा में जब जाएगा तो उसी कंपोनेंट वीडियो में आप देखिएगा बाबू कि किस तरीके से थीटा की ओर मुड़ने पर u cos थीटा हो जाता है, और क्यों हो जाता है इसके बारे में भी हम उस वीडियो में लेक्चर में बात किए हैं, इसलिए जरूर उस वीडियो को मेरे डिस्क्रिप्शन से जाकर जरूर देखिए बाबू। और ये जो u जा रहा है आरंभिक वेग किस दिशा में बाबू? y दिशा में। इसका कंपोनेंट होगा u, थीटा के विपरीत है, यानी u साइन थीटा। क्यों हो गया सर साइन थीटा? जाइए प्लीज वीडियो पर, प्लीज देखिए और कमेंट कीजिए कि समझ में आया या हम सिर्फ टाइम पास करवाए हैं। जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। हाँ, हमको चाहिए कमेंट में कि सर एकदम फालतू वीडियो था, टाइम पास हुआ, तो भी हमको चाहिए वो कमेंट, हमको देखना है टाइम पास हुआ कैसे हुआ, ताकि हम सुधार कर सके चीजों में। तो ux जो है कंपोनेंट, जो u हम दिया वो x दिशा में, क्षैतिज दिशा में ले जाने वाला वेग कौन है? u cos थीटा। क्षैतिज दिशा में ले जाने वाला वेग u cos थीटा, और उधर ऊर्ध्वाधर जिसको बोला जाता है, वर्टिकल ऊपर की ओर ले जाने वाला वेग कौन सा है? u sin थीटा। अब देखो ध्यान से, तो मतलब ये कि अगर हम महत्तम ऊंचाई पर पहुंच गए हैं तो आगे की ओर तो हम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो आगे की ओर जैसे ही बढ़े तो आगे की ओर कौन ले जा रहा है हमको? u cos थीटा। बट अब ये ऊपर की ओर लेके नहीं जाएगा। अगर हम ऊपर की ओर मुंह बना देंगे तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। क्यों रॉन्ग हुआ? क्योंकि सर इस बिंदु से और ऊपर वस्तु नहीं जाएगा, क्योंकि ये उसका मैक्सिमम हाइट है बिंदु P, ये इसकी महत्तम ऊंचाई है, इसलिए हम यहां पे क्रॉस लगाया। बट अगर वस्तु इस पॉइंट पर है यहां, तो ये क्षैतिज भी बताएगा आगे की ओर जाने का, और यहां से ऊपर नहीं जाएगा वस्तु। अब यहां से वस्तु नीचे आती है तो ये वस्तु नीचे की ओर आ गई, मतलब आगे की ओर जाने वाला कारक है u cos थीटा, क्षैतिजता जाने वाला कारक u cos थीटा, ऊपर जाने वाला u sin थीटा, तो नीचे आने वाला माइनस का u sin थीटा, क्योंकि फिजिक्स में माइनस का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन। तो u sin थीटा ऊपर, तो माइनस का u sin थीटा। यहां पर क्या होगा? इस पॉइंट पर हम बोला इस पॉइंट पे भी निकालो, यहां से एक आगे की ओर, और जो आगे की ओर है वो है u cos थीटा क्षैतिज, और यहां से वस्तु ऊपर ही जा रही है, तो इसका मतलब एक कारक ऊपर की ओर जाएगा, और जो ऊपर की ओर जाएगा वो है u sin थीटा। तो बेसिकली क्या समझ में आया सर? बेसिकली ये समझ में आ रहा है कि जब वस्तु आगे की ओर गतिशील होगी, बेसिकली क्या समझ में आया
सर बेसिकली ये समझ में आ रहा है कि जब वस्तु आगे की ओर गतिशील होगी तो घटक उसके u cos थीटा होंगे। ये वो कारक होगा आरंभिक वेग का जो वस्तु को आगे ले जाएगा। और जब वस्तु ऊपर की ओर छलांग लगा रही होगी तो वो है u sin थीटा। सही। हर एक पॉइंट पर, सर इस पॉइंट पर वस्तु का बताइए तो घटक, हम लेंगे इस पॉइंट पर एक तो क्षैतिज होगा जो वस्तु को आगे लेकर के जाएगा। बोले ओके सर, वो हो गया u cos थीटा, क्षैतिज ले जाने वाला। और एक होगा ऊपर, नो सर, यहां से वस्तु जब महत्तम ऊंचाई प्राप्त कर लेती है तो वहां से वस्तु नीचे की ओर ही आती है, अर्थात चलो भाई काफी स्ट्रेट लाइन बन ही गया तो मिटाएं क्यों, नीचे की ओर ही आएगी तो ये कारक हो जाएगा u sin थीटा। लेकिन सर ये नीचे की ओर आ रही है तो ये माइनस में देना पड़ेगा क्योंकि ऊपर जाने वाला कारक u sin थीटा प्लस में है। समझ में आया? और ये जो वस्तु प्रक्षेप्य के पथ पर गतिशील है, ये जो प्रक्षेप्य की गति है, ये जो कर्व मिला इसे प्रक्षेप्य पथ बोला जाता है। और ये वस्तु की आरंभिक स्थिति है, ये वस्तु की अंतिम स्थिति है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, ये वाली यहां से लेके यहां तक, इसे हम लोग पुकारते हैं रेंज नाम से, RANGE, रेंज। रेंज का मतलब होता है परास। तकलीफ? क्योंकि बाबू अब सारा काम इसी पर तो है, यही सब करना है। देखिए क्या है, समझिएगा। सबसे पहले हम आपको वो चीज डिराइव करेंगे कि वस्तु अगर यहां से u वेग से फेंकी गई है तो वस्तु कहां पहुंची, बिंदु P पर। यह आधी दूरी होगी, ऊपर में फ्लाइट उड़ती हुई वस्तु का ये आधा दूरी होगा, फिर यहां आएगा तो पूरा दूरी होगा। ये आधा दूरी जाने में कितना समय लगा? वस्तु को u आरंभिक वेग से एकदम समझते रहना बाबू, आरंभिक वेग से प्रक्षेपित करने पर महत्तम ऊंचाई, क्या है महत्तम ऊंचाई, नाम क्या है उसका, P है, तक पहुंचने में लगा समय स्मॉल t है। ठीक, यानी यहां से वस्तु को बिंदु P तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया, स्मॉल t। अब हमको वो समय को कैलकुलेट करना है। सपोज तो गति का समीकरण हमको पता है, क्लास 9 में पढ़ते हैं बाबू हम सब, तो हम लोग क्लास 9 तो ठीक ठाक ढंग से पढ़े हैं भाई, हम ही तो पढ़ाया था। वहां हम लोग पढ़े होंगे v इज इक्वल u प्लस AT, जहां v जो होता है वो अंतिम वेग। तो ये वस्तु कहां है अभी? तो सर आप स्मॉल t कैलकुलेट करने आए हैं, जैसा आप अपने लेक्चर में अभी बोले। तो स्मॉल t यहां से यहां तक के लिए देखना है। तो आरंभिक वेग u है, लेकिन अंतिम वेग क्या है? अंतिम वेग क्या है सर? जब कोई वस्तु अपने, ध्यान से बाबू, जब कोई वस्तु अपने महत्तम ऊंचाई को प्राप्त कर लेती है तब उस पोजीशन पर पहुंचकर छोटे से समय अंतराल के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, वो वस्तु ठहर जाती है, रुक जाती है। इसीलिए उस वस्तु का अंतिम वेग शून्य हो जाता है। तो सर आरंभिक वेग क्या हुआ? बाबू आरंभिक वेग तो हम u माना था, बट u अकेले काम नहीं कर रहा, u तो कंपोनेंट के रूप में काम कर रहा। हम जो बात कर रहे हैं उड़ता हुआ u के बारे में, और u को ऊपर की ओर उड़ाने वाला कारक कौन है? u sin थीटा। तो u के जगह पर आप क्या लगाइएगा? u sin थीटा लगाइएगा, प्लस a क्या है सर? a तो त्वरण होता है, क्लास 9 में पढ़े हैं बाबू। तो क्लास 9 में कुछ और बात भी पढ़ाया गया था कि स्मॉल a रैखिक त्वरण होता है, ना कि गुरुत्वीय त्वरण। और वस्तु जब ऊपर जा रही है तो वहां पर रैखिक त्वरण काम नहीं करता, वहां पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण काम करना शुरू कर देता है, अर्थात नीचे की ओर त्वरण लगना शुरू हो जाता है और आप वस्तु को ऊपर फेंक रहे हो, यानी अपोजिट जा रहे हो स्मॉल g के। अपोजिट के लिए फिजिक्स किस पर काम करता है? माइनस g पर। और समय स्मॉल t, क्योंकि वो आपने अभी माना था। माइनस का gt इधर आ जाएगा,
तो ये हो गया सर प्लस का जी टी इज इक्वल यू साइन थीटा। तो टी बन गया सर यू साइन थीटा अपॉन जी। ये हो गया सर वो समय जब बिंदु पी तक पहुंचने में लगा। इतना ही समय यहां से लेकर यहां पहुंचने में इसको लग गया, यहां से यहां पहुंचने में लग गया। तो कुल समय, देखो ध्यान से समझो बात को, कुल समय, कुल समय का मतलब जीरो से, यानी कुल समय ओ से ए तक के लिए, ओ से ए तक के लिए, यानी कैपिटल टी इज इक्वल स्मॉल टी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, फिर स्मॉल टी, तो ये हो गया 2t, 2 और t के बिहाफ में u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये रिजल्ट जो दिया बाबू, कैपिटल T बराबर 2t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये मिल गया। कुल समय कितने देर तक वस्तु जो है वो उड़ती रही, अर्थात उड़ता पंजाब बनी रही, है ना। तो इसको हम बोलेंगे वस्तु का उड्डयन काल। समझे? इसको ध्यान रखेंगे बाबू कि वस्तु का जो फ्लाइट टाइम है, उड्डयन काल, वो कहां से कहां तक है, कितना होता है। तो सर वो 2u साइन थीटा अपॉन अपॉन जी होता है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, ले जाओ सबको, ले जाओ भाई, सब ले जाओ, सब ले जाओ। ठीक है बाबू। उसके बाद क्लास में एक बच्चा हमसे सवाल भी पूछा था, हमको अभी भी ध्यान है। वो सवाल पूछा था कि सर जाने और आने में दोनों में समान टाइम लगेगा। तो चलो उसको भी साबित कर देते हैं कि जाने और आने में समान टाइम लगता भी है कि नहीं। यहां तो समझ में आ गया, अब यहां से यहां आना है, तो अब इसका आरंभिक वेग जो होगा, ध्यान दीजिएगा बाबू, अब वस्तु का जो आरंभिक वेग होगा वो नीचे की ओर हो जाएगा। तो वस्तु के लिए u जो हो जाएगा वो माइनस का साइन, सॉरी, वस्तु का u जो हो जाएगा वो माइनस का u साइन थीटा हो जाएगा। और जो त्वरण होगा बाबू वो नीचे की ओर है और वस्तु भी नीचे आ रही है, इसलिए त्वरण मेरा प्लस में होगा। और यहां त्वरण माइनस में इसलिए हुआ क्योंकि त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लगता है और हम वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे थे। ठीक है, ये u माइनस में क्यों हुआ, जब वस्तु ऊपर की ओर चढ़ रही थी, देखो यहाँ ऊपर जा रही थी ना वस्तु, तो जब वस्तु ऊपर की ओर चढ़ रही थी तो उसके लिए कारक तो u साइन थीटा ही है। लेकिन अब वस्तु नीचे आ रही है और नीचे के लिए u साइन थीटा का अपोजिट है माइनस का u साइन थीटा, इसलिए u लग गया माइनस का u साइन थीटा। a के जगह पर g लग जाएगा। और t जो है बाबू वो तो t अभी भी है। और v क्या होगा सर, अंतिम वेग, जब वस्तु यहां आ जाएगी तो वेग उसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसलिए फिर से फॉर्मूला v बराबर u प्लस ए टी, अंतिम वेग शून्य हो गया, u के जगह पर हो गया माइनस का u साइन थीटा, a के जगह पर g और समय के लिए t। तो ये हो गया बाबू u साइन थीटा अपॉन बराबर gt। तो t बराबर देखिए क्या निकला, u साइन थीटा अब बटे में g, देखिए u साइन थीटा अपॉन g आया ना। तो बार बार u साइन थीटा अपॉन g है, तो बार बार हम कैलकुलेशन नहीं किया, हम सीधे उस दोनों समय को यहां से यहां तक के लिए स्मॉल t और यहां से यहां तक के लिए स्मॉल t, दोनों को क्या कर दिया बाबू, हम जोड़ दिया। इसलिए हम यहां पर टाइम पास नहीं किए हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये तो मिला हमको क्या चीज, टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितने देर तक वस्तु उड़ रही थी। ओके ओके, वस्तु अब ये उड़ने का हो गया, कितने समय तक वस्तु यहां पे उड़ती रही। अब है कितना दूरी तय की, वस्तु कितना दूरी तय की, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, वो दूरी यहां पर रेंज के नाम से जानी जा रही है, तो r लिख दिया। यही है ना, यहां से यहां तक वस्तु, ये जो रेंज है बाबू, वस्तु का रेंज यानी दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो क्षैतिज के लिए चाल क्या है, तो बाबू क्षैतिज ले जाने वाला चाल कौन है, u cos थीटा, तो लगा दिया u cos थीटा चाल, गुने क्षैतिजतः जाने के लिए समय कितना लगा बाबू, यहां से यहां तक आने में समय कितना लगा, अभी तुम ध्यान दो, यहां से यहां तक आने में समय टोटल कितना लगा, कैपिटल T लगा। और कैपिटल T का वैल्यू क्या है, 2u साइन थीटा अपॉन स्मॉल g। इसलिए
आर का जो वैल्यू निकला वो है 2 कॉस थीटा साइन थीटा, साथ में यू का स्क्वायर भी है और बटे में जी भी है, और आर बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा यू स्क्वायर के साथ। अब बटे में क्या लगा हुआ बाबू? जी। जी नहीं, जी मीन्स जी लगा हुआ है, बटे में लगा हुआ है। ये हो गया महत्तम परास। यानी अगर हम वस्तु को महत्तम परास तक प्राप्त करना चाहें, ध्यान दो, क्या प्राप्त करने का मूड है सर? महत्तम परास। यानी जब भी थोड़ी देर पहले जो हम पत्थर फेंक रहे थे, हम वस्तु को मैक्सिमम दूरी तक फेंकना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको इसके फॉर्मूला को देखना होगा कि इस फॉर्मूला में साइन बैठा हुआ है, और साइन का जो महत्तम वैल्यू होता है वो तो साइन का +1 है 90 डिग्री पर, वो तो +1 है, कितना पर है सर? 90 डिग्री पे है सर, π/2 पर है सर, है ना सर? तो π/2 प्राप्त कैसे होगा? अगर 90 लिखते हैं तो 90 दूना 180 होता है, साइन 180 पे 0 है, तो थीटा हमको लिखना पड़ेगा कितना डिग्री सर? 45 डिग्री। अगर ऐसा करते हैं सर आप, तब आर मिलेगा आपको u² साइन 2 थीटा के बिहाफ में 45 डिग्री, बटे में क्या आ जाएगा? स्मॉल जी, देन आर इज इक्वल u² साइन 90 डिग्री अपॉन में क्या आ जाएगा जी? बाप रे बहुत भारी है सर, कुछ भी भारी नहीं होता, सब दिमाग का खेल है, u² अपॉन जी। तो अगर आप महत्तम परास चाहते हैं, तो थीटा कितना रखना पड़ेगा? 90 डिग्री नहीं, 45 डिग्री। थीटा कितना रखना पड़ेगा? 45 डिग्री। इस 45 डिग्री पर हम वस्तु को महत्तम परास दिला सकते हैं। साथ ही डिपेंड ये भी करेगा रेंज, कि वस्तु का वेग आरंभिक कैसा है। दो बातें निकल गई। अब एक चीज और इसमें रह गया, वो है सर वस्तु को अगर हम महत्तम ऊंचाई देना चाहें तो ये वस्तु कितनी ऊंचाई प्राप्त की, कैसे कैलकुलेट कीजिएगा? तो बाबू उसके लिए भी हम लोगों के पास मैथ ने सॉल्यूशन दे रखा है यार, सब कुछ दिया है मैथ ने। यही कुल विस्थापन है, यही कुल दूरी है, ठीक है? तो फॉर्मूला निकाल लेते हैं उसके लिए, कि वो फॉर्मूला है v², स्क्रीन पर आ रहे हैं, इज इक्वल u² + 2as। ये भी गति का समीकरण है, तो v² को रहने दीजिए, u² आरंभिक वेग को रहने दीजिए, 2 को रहने दीजिए। a है रैखिक त्वरण, हमको चाहिए गुरुत्वीय त्वरण, तो इसके लिए हो जाएगा -g, क्योंकि वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, ठीक? और s के लिए, दूरी के लिए क्या है यहाँ पे? दूरी के बिहाफ में क्या यूज किया हो आप? h, तो h लगा दिया। v हो गया अंतिम वेग, तो वस्तु जब इस ऊंचाई को प्राप्त करेगी तो यहां पर v क्या हो जाएगा? 0। अभी बात किए थे कि जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर उछाला जाता है, तो वस्तु जब महत्तम ऊंचाई प्राप्त कर लेती है तो कुछ समय के लिए वस्तु वहां पर रुकती है, ठीक? तो वहां पर वस्तु रुक गई, v 0 हो गया, तो ये भाई साहब 0 हो गए। u का स्क्वायर, ऊपर ले जाने वाला कारक कौन हुआ? u साइन थीटा। तो ये हो गया बाबू, u साइन थीटा। तो u साइन थीटा का स्क्वायर -2gh, ठीक है? 2gh को हम इधर भेज देते हैं बाबू, इज इक्वल u² साइन स्क्वायर थीटा, और h इज इक्वल u² साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में आ जाएगा बाबू 2g। ये हो गया महत्तम ऊंचाई का व्यंजक। कि अगर हमसे कल को पूछ दे कि एक वस्तु को समथिंग एंगल पर, सपोज कि थीटा बराबर 45 डिग्री पर प्रक्षेपित किया गया है समथिंग वेग से, वेग भी दिया हुआ रहे, तब आपको बताना है कि वो वस्तु कितनी ऊंचाई पर जाएगी, तो आप बोल सकते हो कि वेग का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बन गया सर, खत्म। यही है सर प्रक्षेप। बाप रे इतना डिफिकल्ट है? हाँ, अगर डिफिकल्ट लगा तो हाँ बाप रे इतना डिफिकल्ट है।
इजी हो गया। इजी इसलिए होगा क्योंकि आपको अलग अलग सेक्शन में इसे बनाने आना चाहिए। एक साथ में डील करोगे दिक्कत होगा, इसलिए वीडियो को पॉज करो, एक बात खत्म करो। सबसे पहले मेरी बात को फिर से एक बार सुन लो बस। सबसे पहला काम स्मॉल टी कैलकुलेट करो, दूसरा काम कैपिटल टी कैलकुलेट करो। समय निकल गया, आवर्तकाल निकल गया, ठीक सर। उसके बाद दूरी, दूरी बराबर होता है सर चाल गुने समय। ये क्या है सर? ये है चाल, ये है समय, तो चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय निकाल दिया, आर निकल गया। महत्तम दूरी कैसे प्राप्त करोगे? प्रक्षेप्य के लिए महत्तम प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंटेंट आपके पास